देखिए, ये सम्स जो है वो हम लोगों का 2019 का सम्स है और ये सम्स हमने होमवर्क में दिया था। तो एक दो बच्चों ने किया है, ज्यादातर लोगों ने तो नहीं किया है। तो जिन लोगों को सम्स करने के बाद भी कंफ्यूजन रही और जिन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया, वो दोनों एक साथ इस सम्स को पूरा का पूरा देख लें। मैं सम्स को पीसफुली स्टार्टिंग से पूरा डिस्कशन करता हूं। सम्स को हम लोग केयरफुली पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन में किस तरीके से कैलकुलेशन हुई है। सम्स आप लोग समझ लीजिएगा। सम्स अगर हम लोग समझ लेते हैं तो क्या होता है कि चीजें आधी खुद ब खुद ऐसा लगता है कि हाँ हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें लगेगा कि ये नया पॉइंट है और इसमें हमको टीचर की जरूरत पड़ेगी। मेंशन कर रहा है 2019 का सम्स है आपका, ऑनर्स में आया हुआ। सरजू मिडे इज द ओनर ऑफ 2 हाउसेस इन कोलकाता। देखिए, एक पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग चैप्टर्स का ओवरव्यू पढ़ रहे थे, जब रूल्स के बारे में डिस्कशन चल रही थी, तो एक बात आपको बताई गई थी म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन के समय कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रॉपर्टी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में सिचुएटेड होता है। तो उस केस में हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता कि अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में हमारा हाउस सिचुएटेड है तो हम लोगों का नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अलग अलग होगा। इस पॉइंट के ऊपर ध्यान में रखकर ही हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। आगे मेंशन कर रहा है कि इस पर्सन के पास 2 हाउसेस है। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। हाउस 1 के बारे में क्या बता रहा है? लेट आउट टू एन एम्प्लॉय ऑफ द बिजनेस ऑफ सरजू एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर मंथ। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया कि जो हाउस 1 है सरजू का, उसने अपने एम्प्लॉय को लेट आउट किया है। किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए। अब ये पॉइंट जब भी हम लोगों के पास आती है, रूल्स हमारे ध्यान में चला आता है। आपको डिस्कशन के समय ही बताया गया था क्या कि अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हो तो उस हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होता। उसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर में। ठीक है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो तो हम लोग के लिए इररेलेवेंट हो गई, रेलिवेंट है ही नहीं है, क्योंकि हमको हाउस 1 का कोई भी कैलकुलेशन इसके अंदर में दिखाना ही नहीं है, क्योंकि वो हाउस किस लिए यूज किया जा रहा है? बिजनेस पर्पस के लिए। फिर भी हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर और क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि उसने अपने एम्प्लॉय को 5,000 रुपए पर मंथ पे लेट आउट किया है, विच इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, जिसका म्युनिसिपल टैक्स पेड हुआ है 3,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर परचेजिंग द हाउस अमाउंटेड टू ₹9,000। ये सारी इंफॉर्मेशन अब हमारे लिए क्या हो गई? इररेलेवेंट हो गई। अब हम लोग इस हाउस का कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। लास्ट में वर्किंग में ही एक नोट लिख देंगे कि दिस हाउस इज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस पर्पस, देयरफॉर द इनकम ऑफ सच हाउस इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नॉट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, ये नोट लास्ट में हम लोग लिख देंगे। हाउस बी के बारे में देखिएगा। हाउस बी में मेंशन कर रहा है द हाउस कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल फ्लैट, मतलब एक ही बिल्डिंग है, 3 पार्ट में बांट दिया गया। आइडेंटिकल है मतलब बराबर बराबर फ्लैट है। फर्स्ट फ्लैट इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन बिजनेस पर्पस। ये हम लोग पढ़े हैं पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड में कि एक ही बिल्डिंग रहेगा, एक ही बिल्डिंग को पार्ट वाइज बांट दिया, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना। इसमें मेंशन कर रहा है कि हाउस बी को 3 पार्ट में बांटा है, 3 फ्लैट में बांटा है, जिसमें जो फ्लैट 1 है उसको भी वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज करता है। तो फ्लैट 1 की भी कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं होगी। अब बचा 2 फ्लैट। तो आगे मेंशन कर रहा है सेकेंड फ्लैट इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस। तो सेकेंड फ्लैट को हम लोग सेल्फ ऑक्युपाइड की तरह दिखा देंगे, क्या दिक्कत है। और उसके बाद दिख रहा है थर्ड फ्लैट इज लेट आउट एट ए मंथली रेंट ऑफ ₹15,000, और थर्ड फ्लैट को भी लेट आउट किया है जिसका मंथली रेंट रखा है कितना? 15,000 रुपया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आगे लास्ट लाइन इसमें मेंशन कर रहा है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड एट द रेट ऑफ 5% अमाउंटेड टू ₹20,250। हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर म्युनिसिपल टैक्स पेड दिया है, उसका रेट दिया है, तो उससे हम लोग म्युनिसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है। तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर फेयर रेंट नहीं दिया रहता सम्स में, तो रेंट पर मंथ जितना है उसी को हम लोग फेयर रेंट कंसिडर कर सकते हैं। किस बेसिस पे? मीनिंग के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे।
फेयर रेंट का मीनिंग आपको क्या बताया गया था कि आप अपने प्रॉपर्टी का सेम लोकेलिटी में दूसरे प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करके रेंट फिक्स कर सकते हो, यही फेयर रेंट होता है। तो अगर आपके प्रॉपर्टी का रेंट पर मंथ 15,000 रुपया दिया है तो ये 15,000 इंडिकेट करेगा कि वहां का हर प्रॉपर्टी का उस लोकेलिटी के हर बिल्डिंग का उतने जगह का रेंट 15,000 पर मंथ होगा। तो हम लोग उसको फेयर रेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, मेंशन कर रहा है अदर इंफॉर्मेशन में 2 पॉइंट और है। ए नंबर पॉइंट मेंशन कर रहा है अनरियलाइज्ड रेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू थर्ड फ्लैट ऑफ हाउस बी अमाउंटेड टू ₹10,000। जब हम लोग जीएबी की कैलकुलेशन करते हैं तो स्टेप 2 में अनरियलाइज्ड रेंट लेते हैं। तो ये बता दिया कि थर्ड फ्लैट का अनरियलाइज्ड रेंट कितना है, 10,000। जब हम लोग जीएबी निकालेंगे तो ये अनरियलाइज्ड रेंट वहां पे कंसिडर कर लेंगे। और बी नंबर पॉइंट में बता रहा है कि ए लोन ऑफ ₹20 लाख वाज टेकन ऑन 1/7/2019। एक लोन लिया गया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस बी। कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस बी वाज कंप्लीटेड ऑन 1/6/2021। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एंड नो रीपेमेंट वाज मेड। ठीक है, 20 लाख का लोन है, 12% इंटरेस्ट का रेट है और अभी तक लोन चुकाया नहीं गया है। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया नहीं है निकाल के, आपको बताया गया था कभी कभी किसी सम्स में इंटरेस्ट ऑन लोन डायरेक्ट दे देता है और किसी सम्स में इंटरेस्ट ऑन लोन देता नहीं है, इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन वाला रूल अप्लाई करके आपको इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद तब हम लोग मेन सम्स में उस इंटरेस्ट को पुट करेंगे। ठीक है, अब यहां तक सारा सम्स को समझने के बाद हम लोग देखते हैं कुछ कैलकुलेशन। सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं कैलकुलेशन में जाने से पहले कि आपके बुक में जो बुक हम लोग फॉलो करते हैं जनरली, ये वाली, मैं ऑथर में नहीं जाऊंगा, इस बुक में एक कैलकुलेशन नहीं आई है। वो कैलकुलेशन आप लोगों को दिखाना चाहिए जो कि इस बुक में दिखाया नहीं है, जबकि रूल्स में लिखा हुआ है, लेकिन सम सॉल्व करने के समय वो वाला कैलकुलेशन इन्होंने दिखाया नहीं है। उस कैलकुलेशन का आपके फाइनल फिगर पे कोई असर पड़ेगा नहीं, लेकिन टैक्स में अगर हम लोग रूल्स के हिसाब से सारी चीजों को लेकर चलते हैं तो रूल के हिसाब से वो चीज दिखाना उचित है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है वो यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पे, वर्किंग नोट 1 जो लिखा है हमने। कौन सा ईयर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 2019। ये 2019 का आपका सम चल रहा है। वर्किंग नोट 1 देखिएगा सबसे पहले। म्युनिसिपल टैक्स सम्स में दिया था 5% ऑन एनएमबी। हाउस ए का हम बात नहीं कर रहे हैं, हाउस ए तो बिजनेस के लिए खत्म। हाउस बी का म्युनिसिपल टैक्स दिया 5% ऑन एनएमबी। ये रूल हम लोग पढ़े थे कि टैक्स जो है म्युनिसिपल टैक्स किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है नेट म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स दिया है कितना, 20,250 इक्वल्स टू 5% ऑन एनएमबी। तो एनएमबी अगर निकालेंगे तो ये 5% क्या होगा, इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई की चीज डिवीजन में चली गई और नेट म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों को मिल गया कितना, 4,05,000। अब देखिए पॉइंट क्या कंसीडर होना चाहिए। सम्स में मेंशन किया था फर्स्ट लाइन में कि प्रॉपर्टी हमारा कहां सिचुएटेड है, कोलकाता में। और कोलकाता में अगर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है तो हमारा नेट म्युनिसिपल वैल्यू और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अलग अलग होगा कि नहीं। और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और नेट म्युनिसिपल वैल्यू जब अलग अलग होगा तो उसका रिलेशनशिप वहां पर दिखाकर हम लोगों को उसका जीएमपी निकालना पड़ेगा। और बुक में बस यही किया है कि जो यहाँ पर एनएमबी आया उसी के ऊपर कैलकुलेशन कर दिया है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा आप इसी एनएमबी के ऊपर कैलकुलेशन कर सकते थे, कब, जब आपका प्रॉपर्टी केडीएमसी में नहीं होता तब। अगर आपका प्रॉपर्टी रांची में होता, जयपुर में होता, पटना में होता, आसनसोल दुर्गापुर में होता, तब हम लोग कैलकुलेशन कर सकते थे। लेकिन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई में है तो हम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये हमारा है नेट म्युनिसिपल वैल्यू सिंस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन कोलकाता। देयरफॉर रिलेशन क्या था कि नेट म्युनिसिपल वैल्यू इक्वल्स टू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस 10% ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू माइनस वाटर एंड सीवरेज टैक्सेस। ठीक है, नेट म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहाँ पर कितना, 4,05,000। जीएमपी पता नहीं है। अब जो चीज पता नहीं होती उसको हम लोग 100 मान लेते हैं, तो 100 में से उसका 10% माइनस होगा तो कितना बचेगा, 90% ऑफ जीएमबी। और वाटर एंड सीवरेज टैक्सेस है नील। ठीक है, अब 4,05,000 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई की चीज है वहां डिवीजन में चली जाएगी। 4,05,000 डिवाइडेड बाई 90% किए तो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू हम लोगों का
कितना आ गया 4,50,000। मन में क्वेश्चन उठा कि इतना निकालने का क्या जरूरी था? सिंपल सी बात है, जब हम लोग लेट आउट प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम लोग निकालते हैं ना ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके लिए हम लोगों को ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू की जरूरत पड़ती है। और ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा वर्किंग नोट 2 को देखकर। ये देखिए वर्किंग नोट 2 में क्या निकाले हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट 3 जो कि लेट आउट है हाउस बी का। उसमें हम लोग 3 स्टेप फॉलो करते थे। तीसरा स्टेप फॉलो करते थे जब वैकेंसी पीरियड होता था। इसमें तो कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है तो हम लोग सिर्फ 2 ही स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट RER, शॉर्ट में लिख दिए हैं, पूरा लिखिएगा आप लोग। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 4,50,000 निकला, दिखा। और इसका हम लोग यहाँ पर कितना लिए 1/3 करके। क्यों 1/3 लिए हैं? क्योंकि 3 फ्लैट है और उसमें हम लोग 1 का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सही, तो 4,50,000 का 1/3 करके लिए कितना आया 1,50,000। फेयर रेंट मैंने सम्स पढ़ते समय कर दिया था, फेयर रेंट 15,000 इंटू 12 करके ले लिए 1,80,000। और स्टैंडर्ड रेट अगर सम्स में नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने मन से कुछ भी वैल्यू उसका ले नहीं सकते, इसलिए स्टैंडर्ड रेट कर दिए डैश। अब हम लोग क्या करते थे, इन दोनों में से जो हायर होता था वो लेते थे, लेकिन वो स्टैंडर्ड रेट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। लिखा भी है मैंने RER कैसे लेते थे, हायर ऑफ GMB एंड फेयर रेट बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ स्टैंडर्ड रेट। तो इन दोनों का हायर वैल्यू जो है वो हमने ले लिया RER में कितना 1,80,000। सही है। अब स्टेप 2 लेते हैं। स्टेप 2 में हम लोग लेते हैं एक्चुअल रेंट रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीवेबल या आप उसको एनुअल रेंट भी बोल सकते हो। तो 15,000 इंटू 12 करके हम लोगों का एनुअल रेंट कितना है 1,80,000। और यही हम लोग लेस करते हैं अनरियलाइज रेंट जो कि अदर इंफॉर्मेशन में दिया था कितना 10,000, माइनस करके वैल्यू कितना आ गया 1,70,000। और वैकेंसी पीरियड है नहीं इसलिए स्टेप 3 लेंगे नहीं। इन दोनों स्टेप में जो हायर होगा वो हम लोगों का हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जो कि आ गया कितना 1,80,000। इसी को लेकर हम लोग फ्लैट 3 का इनकम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा वर्किंग देखिएगा, वर्किंग नंबर 3, दो हो गया यहाँ पर। इसमें हम लोग निकाले कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस बी। हाउस बी में जो हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन है वो किस तरीके से है। सबसे पहले हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन आप लोगों को याद होगा, याद नहीं होगा तो एक बार फिर से जाकर देख लीजिएगा, उसकी डिस्कशन की वीडियो भी दे दी है मैंने। इसमें हम लोग 2 पार्ट में लेते हैं। पहले लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कब से हुआ है, ये सम्स में दिया था। लोन हम लोगों ने लिया है 1 जुलाई 2019 को, वहां से स्टार्ट हुआ। और सम्स में मेंशन किया था कि हम लोगों का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है 1 जून 2021 को। लेकिन याद होगा जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसका पहले वाला 31 मार्च लिया जाता है ना। तो 1 जुलाई 2019 से 31 मार्च 2021 हम लोगों का हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और इस टाइम का गैप हम लोगों का कितना आ रहा है 21 मंथ्स। कैसे आया सोच के देख लो, सिंपल है। 2019 में हम लोगों का 6 महीना हो रहा है, 20 में पूरा गया है 12 महीना, और 21 में हम लोगों का हो रहा है कितना 3 महीना। तो 12, 6, 18 और 3, 21 महीना हम लोगों का आया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट निकाल दिए। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 20 लाख का लोन था, 12% रेट है, 21/12 करके 21 महीने का इंटरेस्ट आ गया कितना 4,20,000। लेकिन जिन लोगों ने रूल पढ़ा है उनको याद होगा कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट हम लोगों को एक बार में ही अलाउड नहीं होता, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउ किया जाता है। तो यहाँ देखिएगा पार्टिकुलर अमाउंट बनाकर लिखे हैं। इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 4,20,000 जो ये आया, डिवाइडेड बाय 5 कर दिए तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई 84,000 की। इसकी छूट मिलेगी। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट के बारे में क्या कहा गया था कि जितना प्रीवियस ईयर में इंटरेस्ट पे करोगे वो पूरा का पूरा चला आएगा पोस्ट में। लोन हम लोगों ने अभी पेड नहीं किया है, सम्स में लिखा था कि लोन का रिपेमेंट नहीं हुआ, तो लोन पूरा बचा हुआ है। और जब लोन बचा हुआ है तो हम लोग पूरा 1 साल में जितना इंटरेस्ट दिए होंगे प्रीवियस ईयर में अपने, वो पूरा हम लोगों का चला आएगा किसमें, इंटरेस्ट फॉर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में। जो कि ये कितना 20 लाख का लोन है, 12% इंटरेस्ट का रेट है, निकाल कर आ जाएगा कितना 2,40,000। ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिए तो 3,24,000 हो गया डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी फॉर हाउस बी। लेकिन हाउस बी में तो 3 फ्लैट था, तीनों की कैलकुलेशन अलग होगी।
तो हम लोगों ने क्या किया, उसको 3 पार्ट में बांट दिया। डिडक्शन फॉर ईच फ्लैट 3,24,000 डिवाइडेड बाई 3 कर दिए, तो एक फ्लैट पे कितने का डिडक्शन मिलेगा, 1,08,000 का। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कैलकुलेशन करोगे तो हर फ्लैट में कितने का डिडक्शन दिखाओगे, 1,08,000 का। करेक्ट है। इसके बाद आप लोग एक वर्किंग फोर लिख दीजिएगा। वर्किंग फोर में हम लोग क्या लिख देंगे कि सिंस हाउस ए एंड फ्लैट 1 ऑफ हाउस बी is used for own business purpose. Therefore income from such house is chargeable to tax under प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको PGBP बोलते हैं शॉर्ट में। आप लोग पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चार्जेबल टू टैक्स अंडर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, नॉट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नॉट अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब अगर मान लीजिए आपकी पूरी वर्किंग क्लियर है, कैलकुलेशन क्लियर है, तो फिर आपको एक फॉर्मेट बनाकर इनकम प्रेजेंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग इसको पहले पूरा लिख लीजिए, मन में कोई डाउट है कैलकुलेशन से रिलेटेड वो पूछ लीजिए, फिर हम लोग एक फॉर्मेट बनाकर अपना इनकम दिखा देते हैं हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। ओके, लिखिए फटाफट। देखिए हो गया होगा आप लोगों का, है ना। तो ये हम लोग जब वर्किंग अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर सम्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और सम्स का फॉर्मेट आप देख सकते हो, छोटा सा एकदम। ऊपर में पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, जिसका भी रहेगा नाम दिया हुआ वो, कॉमा देके हम लोग लिख देते हैं उसका स्टेटस, ज्यादा सही रहता है, रेसिडेंट इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, जो अभी का हम लोगों का असेसमेंट ईयर चल रहा है, रिलेटिव टू प्रीवियस ईयर 22-23, जो हम लोगों का प्रीवियस ईयर अभी का है, ठीक है, आज के डेट का। ये असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर तो हर साल ही बदलता रहेगा। पार्टिकुलर्स 3 कॉलम कर लिया अमाउंट का। हाउस बी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हाउस ए और फ्लैट 1 ऑफ हाउस बी को हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर नोट नंबर 4 में पूरी बातें लिख दी हैं, ठीक है। तो हाउस बी का फ्लैट नंबर 2 हम लोगों का सेल्फ ऑक्युपाइड है। सेल्फ ऑक्युपाइड में नेट एनुअल वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, नील, डायरेक्ट नील लिख दिए। इसमें लेस होता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, तो 24 के अंदर में 2 डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो यहाँ होगा नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू होता नहीं है सेल्फ ऑक्युपाइड में, इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन हम लोग लिखते भी नहीं है, डायरेक्ट लिखते हैं क्या, अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन बी इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि हम लोगों ने वर्किंग नोट नंबर 3 में यहाँ पर आप देख रहे हो हर फ्लैट का निकाला है कितना, 1,08,000, तो 1,08,000 लिख दिए। 0 में से 1,08,000 माइनस होगा तो आपका फिगर नेगेटिव में आ जाएगा। यहाँ लिखा है मैंने इनकम फ्रॉम फ्लैट 2, लेकिन रियल में ये इनकम नहीं है, हमारा लॉस है। आप अगर इनकम वर्ड भी लिखते हो, फिगर को ब्रैकेट में रखते हो, तो वो इंडिकेट करेगा कि वो आपका लॉस है, ठीक है। हाउस बी देख लेते हैं, फ्लैट नंबर 3 लेट आउट है हम लोगों का, ये मेंशन किया था। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग वर्किंग नंबर 2 में इसका निकाले थे 1,80,000, देख लीजिएगा। लेस किए इसमें से म्युनिसिपल टैक्स, सम्स में दिया हुआ था, ये सम्स में दिया है 20,250, लेकिन लिए हैं कितना, इंटू 1/3 करके, क्योंकि हाउस बी का पूरा म्युनिसिपल टैक्स है और हाउस बी तो में तो 3 फ्लैट है ना, तो हमको तो एक ही पार्ट का लेना है, इसलिए हमने 1/3 करके कितना ले लिया, 6750। 1,80,000 में 6750 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1,73,250। नेट एनुअल वैल्यू हम लोग इसको नाम दे देते हैं, सही है। इसके बाद इसमें से लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24
और ये बताने की आपको जरूरत नहीं होगी, अब तक प्रैक्टिस में बहुत बार आ चुका है। अंडर सेक्शन 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन नेट एनिमल वैल्यू जो आया है 173,250, उसका 30% लेते हैं। फ्लैट फिगर है, मतलब ये 30% रूल ही है, याद हो गया होगा आप। तो ये आया हम लोगों का 51,975। और अंडर सेक्शन 24B में इंटरेस्ट ऑन लोन 1,08,000 नोट नंबर 3 में निकाले हैं कि हर फ्लैट में कितना मिलेगा, 1,08,000 का। तो 1,08,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दोनों ऐड करके बाहर ले गए फिगर 159,975। 173,250 में 159,975 माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 13,275। अब एक फ्लैट में आ रहा है आपका इनकम और एक फ्लैट में आ रहा है आपका लॉस। आप क्या करोगे, इन दोनों को एडजस्ट कर दोगे और इन दोनों को एडजस्ट करके आपका फिगर आ रहा है 94,725। और ये फिगर जो आ रहा है वो आपका निगेटिव में आएगा, क्योंकि हम लोगों का लॉस जो है वो ज्यादा है, निगेटिव फिगर ज्यादा है। तो ये जो नेट फिगर आया 94,725, ये हम लोगों का लॉस होगा। लेकिन हम लोग वर्ड जनरली मेंशन करते हैं यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वर्ड लिखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर फिगर हमारा निगेटिव में है तो वो इंडिकेशन मिल जाएगा कि वो रियल में इनकम नहीं है, वो रियल में हमारा लॉस है। ठीक है, प्लस माइनस करके देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। और यहां तक लिखने के बाद ये सम्स हमारा कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।